जय हिंद साथियों, स्किल यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान में जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का जो प्रावधान किया गया है उनका कार्य क्या है और उनको किस अनुच्छेद में रखा गया है, उसका कार्य क्या है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ लेंगे कि अभी हम केंद्र पढ़ रहे हैं संघ यूनियन, और इसके बाद भाग 6 को हम प्रारंभ करेंगे। अगर वीडियो पे आप नए हैं, चैनल पे नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सीएजी की जो नियुक्ति है प्रधानमंत्री की सलाह पे की जाती है। और सीएजी है क्या? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये कहता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये घोटालों की जांच करता है। इसका काम क्या है? सीएजी की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के सलाह पर, नियुक्ति पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति क्या सीएजी की नियुक्ति करेंगे। इनको हटाने का क्या है, या तो ये 6 साल रहें या तो 65 वर्ष रहें। और इसको हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी होगी। या तो 6 वर्ष है या 65 वर्ष है, जो पहले हो जाए। अगर मान लीजिए अगर ये कहीं 55 या 58 साल पे हो जाए तो 6 साल यानी 64 साल के अंतर्गत ही रिटायर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए 62 साल पे बने तो कार्यकाल तो 600 वर्ष है, तो 68 हो जाएगा। लेकिन नहीं, 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष कार्यकाल जो पूरा हो जाए उसके बाद इनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। इन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। सीएजी जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही दे सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि सीएजी है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। और ये क्या है, इसकी आयु सीमा क्या है? 65 वर्ष या 6 साल, जो भी हो इनकी सेवानिवृत्त आयु है। अनुच्छेद 149 यही कहता है कि इसमें सीएजी की शक्ति की चर्चा है। सीएजी की शक्ति क्या है? केवल सीएजी आपको यही पूछता है कि भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है। तो आपको ये सीधा सीधा बता देना है कहाँ प्रावधान रखा गया है। अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान रखा गया है। 149 के तहत सीएजी की शक्ति की चर्चा है। सीएजी क्या है? लेखा विभाग का प्रधान होता है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च की जांच करता है, यानी जो बजट बना था, बजट का पैसा निकला था, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, कहाँ नहीं खर्च हुआ, इनकी जांच करता है। ये क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जांच कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, कोई सी एनजीओ की भी जांच कर सकता है, और किसी पीएसयू कंपनी यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी जो होती हैं, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, इनको भी जांच कर सकता है। इनके भी घोटाला जैसे सेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल भेल, ये जितने कंपनियां आती हैं पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, इन सब की भी ये जांच कर सकता है। संचित निधि की भी जांच कर सकता है, आकस्मिक निधि की भी जांच करता है। और इसको इतना ये प्रावधान है कि ये जांच करे कि कितना घोटाला हुआ, कितने का कार्य हुआ। अनुच्छेद 151 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीएजी केंद्र और राज्य की जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। तो इसको लिए अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है कि सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है। जो अपनी रिपोर्ट है किसको सौंपता है या किसको देता है, तो ये देता है राष्ट्रपति को। ये राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति को देगा। और मान लीजिए अगर कोई राज्य है, राज्य की जांच कर रहा है, तो राज्य की जांच का रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। यह रिपोर्ट संसद में उसके बाद रखी जाती है। संसद में लोकसभा अध्यक्ष इसकी जांच करते हैं और राज्यसभा में सभापति करते हैं। अगर विधानमंडल में रखी गई तो विधानसभा में अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत होगा और विधान परिषद में सभापति। ठीक है, तो अध्यक्ष दोनों जगहों पे अगर संसद में पेश हुआ तो संसद के लोकसभा अध्यक्ष के सामने भी प्रस्तुत होगा और सभापति के सामने भी प्रस्तुत होगा। सीएजी के रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति कर सकती है।
सीएजी रिपोर्ट की जांच कौन कर सकती है? लोक लेखा समिति करती है। अगला, लोक लेखा समिति का सहयोगी सीओजी को कहा जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये यूपीएसआई में भी पूछा है, यूपीपी में भी पूछा हुआ है कि लोक लेखा समिति का सहयोगी किसको कहा गया? सीएजी को। क्योंकि लोक लेखा समिति का भी काम है कि सरकार के जो भी घोटाले हुए हैं उनकी जांच करना। सीएजी को कागजी शेर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। कागजी शेर का मतलब सारे कागजों दस्तावेजों को जांच करने का इसके पास अधिकार है, इसलिए इसको कागजी शेर भी कहा गया है। भीमराव अंबेडकर ने प्रमुख सरकारी अधिकारी सीएजी को बताया है कि ये सीएजी भारत का प्रमुख अधिकारी है। सरकारी क्या है? अधिकारी, प्रमुख सरकारी अधिकारी है। ये था टोटल सीएजी के बारे में प्रावधान। ध्यान रखिएगा, सीएजी का वर्णन अनुच्छेद 148, ये प्रावधान। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। वो किसी को भी संचित निधि भी जांच कर सकता है, आकस्मिक निधि की भी जांच कर सकता है, किसी पीएसयू कंपनी को भी जांच कर सकता है, सरकार की कोई भी कागजी घोटाले हो, कोई भी घोटाला हो, उसकी जांच, कार्यों की जांच कर सकता है। अब इसकी आयु या तो 65 वर्ष है या तो 6 वर्ष, जो भी कार्यकाल इसका हो पहले पूरा हो जाए, वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी होगी। और ये राज्यों को भी जांच कर सकता है, तो राज्यों की जांच करेगा तो राज्यपाल के सामने प्रस्तुत करेगा, उसके बाद ये जाएगा विधानसभा में, तो विधानसभा में अध्यक्ष के पास प्रस्तुत होगा, फिर विधान परिषद में जाएगा तो सभापति के पास। अगर केंद्र में जांच करता है तो राष्ट्रपति के सामने, और राष्ट्रपति से लोकसभा में भेजता है, लोकसभा का अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत होगा, फिर राज्यसभा में सभापति के सामने प्रस्तुत होता है। आते हैं अगला भाग 6, और भाग 6 यही कहता है स्टेट की चर्चा है। और भाग 5 में हम लोग पढ़े थे संघ, यूनियन, और हम यहाँ पढ़ेंगे राज्य। राज्य टोटली भाग 6 जो है अनुच्छेद 152 से 237 के बीच तक प्रावधान रखा गया है। अनुच्छेद 152 का इसमें राज्य की परिभाषा, इसमें राज्यों की परिभाषित किया गया है, और उस राज्य नहीं, ये राज्य जैसे यूपी, बिहार, ऐसे को प्रभावित किया गया। राज्य होने के लिए शर्त क्या है, किसको हम राज्य की संज्ञा देंगे, उसके लिए कंडीशन एक है, क्या होना चाहिए? उसके पास जनसंख्या होनी चाहिए, उसकी जनसंख्या होनी चाहिए, उसके पास क्षेत्रफल होना चाहिए, और उस पर शासन होना चाहिए, शासन करने वाला कोई शासक होना चाहिए। और शासक का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसे शासक हों संवैधानिक तरीके से हों, क्या हों? संवैधानिक तरीके से, यानी जनता द्वारा नियुक्त हों। कहता है कि राज्य के पास कौन सा अनिवार्य नहीं है। अब देखिए, राज्य के लिए अनिवार्य क्या नहीं है, ऐसे 4 ऑप्शन देगा, 3 ऑप्शन ऐसे रहता है, क्षेत्रफल, जनसंख्या और शासन, ये तीनों होते हैं। और जो चौथा ऑप्शन देता है वो संप्रभुता को देता है। संप्रभुता का मतलब बाह्य और आंतरिक सभी मामले या सभी फैसले खुद ले ले। लेकिन जब भी बाह्य मामला आता है तो बाह्य मामले में राज्य के पास ये शक्ति नहीं है, केंद्र सरकार डिसीजन लेता है। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान विवाद हो गया, चाइना से विवाद हो गया, तो ये सारे मामले राज्य नहीं सुलझती है, केंद्र सरकार इसको सुलझाता है। तो राज्य के लिए बनने के लिए शर्त क्या है? उनके पास क्षेत्रफल होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए और शासक होना चाहिए, लेकिन संप्रभुता नहीं होती है। ये सीधे ऑप्शन चारों यही छपते हैं, ठीक है, जिस कारण उसे राज्य कहते हैं। इनके पास संप्रभुता नहीं है। अगर यही संप्रभुता हो गई तो फिर ये राष्ट्र बन गया, ये देश हो गया। चलिए, इसमें जो सबसे बड़ा पद हम लोग जो भाग 5 में पढ़े थे, सेम उसी का कॉपी पेस्ट भाग 6 है। वहाँ राष्ट्रपति हुआ करता था, यहाँ राज्यपाल होगा। वहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यहाँ पर मुख्यमंत्री होंगे, वहाँ प्रधानमंत्री होते थे 5 में। यहाँ पर वहाँ पे संसद हुआ करती थी, यहाँ पे विधानमंडल हुआ करेगी। वहाँ पे महान्यायवादी हुआ करता था, यहाँ महाधिवक्ता होगा। सेम चीजें, बस आर्टिकल अलग अलग चेंज होंगे। तो राज्यों में जो प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल, जिसको गवर्नर कहते हैं। तो राज्यपाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण
अनुच्छेद हैं उनको याद करने का ट्रिक है राका निका योशस। ऐसे याद रखेंगे राका निका योशस। या तो एक और भी बेहतरीन ट्रिक है राजा का नाक योगा से साफ। ऐसी भी एक ट्रिक है। तो हम देख लेते हैं राका निका योशस, सीधे 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। अनुच्छेद 152 में राज्य को परिभाषित कर दिया गया। 153 में आ जाता है राज्यपाल। 153 से लेकर 54 तक राका निका योशस। 153 में है राज्यपाल का पद होगा। और ये राज्यपाल का पद कहाँ से आया? कनाडा से आया है। एक कार्यपालिका का प्रधान होगा, जैसे वहाँ राष्ट्रपति हुआ करते थे औपचारिक रूप से। से नियुक्ति, इनके नियुक्ति का प्रावधान है। इसका निर्वाचन नहीं होता है। पहला चीजें जान लीजिए, इनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं। इनके कार्यकाल की चर्चा है। 157 में इसकी योग्यता की चर्चा है। तो इसमें शपथ की चर्चा है। तो राज्यपाल, कार्यपालिका का प्रधान, नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, शर्त और शपथ की चर्चा है। अनुच्छेद 153 में यही कहता है कि राज्यपाल का एक पद होगा जो कनाडा से आया था। तो याद इंपॉर्टेंट करते चलिएगा, राष्ट्रपति राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा के संविधान से आया हुआ है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों का एक राज्यपाल होगा, किंतु 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। इस स्थिति में उसका वेतन उतना ही रहेगा। अगर किसी कारणवश किसी राज्य का राज्यपाल नहीं है तो दोनों राज्यों का राज्यपाल एक हो सकता है, लेकिन उस स्थिति में उसकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, सैलरी उतना ही रहेगी, कार्यभार संभाल सकता है और उसकी सैलरी दोनों राज्य मिलकर देंगे। और किसके कहने पर? राष्ट्रपति के कहने पर, क्योंकि नियुक्ति ही राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। किस रूप में? औपचारिक रूप से। औपचारिक रूप से कार्यपालिका का प्रधान होता है। औपचारिक रूप से कार्यपालिका का क्या होगा? ये प्रधान होगा। लेकिन वास्तविक प्रधान जो है वो मुख्यमंत्री होता है, इसका वास्तविक प्रधान। अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 यही कहता है कि इसमें राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा है। तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। तो सीधा सीधा पूछता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 56 में इसके कार्यकाल की चर्चा है और इसकी कार्यकाल 5 वर्ष से नहीं होती है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि सबका 5 वर्ष या 6 वर्ष ऐसे याद करते करते आदत हो जाती है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक रहेगा। राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी इच्छा अनुसार अपने पद पर रहते हैं। अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 यही कहता है कि राज्यपाल की योग्यताएं क्या है? राज्यपाल की योग्यता की चर्चा है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या हो? वो भारत का नागरिक हो, पागल व दिवालिया न हो, लाभ के पद पर न हो और कम से कम 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो। जो राष्ट्रपति के लिए योग्यता था वही राज्यपाल के लिए भी योग्यता है। ठीक है, बशर्ते 158 में उनकी शर्त कहा गया है। अनुच्छेद 158 में कि राष्ट्रपति के लिए शर्त क्या होगा, राज्यपाल के लिए राज्यपाल के लिए शर्त क्या होगा? तो राज्यपाल के लिए शर्त का प्रावधान है कि वो संसद या विधानमंडल में से किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो किसी का भी सदस्य न हो। कंडीशन क्या है? उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य का राज्यपाल बनने जा रहा है, क्योंकि जब 5 साल बाद विधानसभा भंग होती है तो सारी शक्तियां राज्यपाल के पास में होती हैं। अगर वो उस राज्य का निवासी है तो किसी के साथ भी अनैतिक व्यवहार रख सकता है, इसलिए उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए।
अनुच्छेद 159 उसके शपथ की चर्चा बताता है और राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो दिलाता है और यही सेम राष्ट्रपति को जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था वो शपथ दिलाता था। अनुच्छेद 160 ये कहता है कि ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है उसे नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति बोल सकते हैं। अगर कोई ऐसी आपदा आ जाए, दिक्कत आ जाए जो नियंत्रण में नहीं है तो राष्ट्रपति राज्यपाल को ये शासनादेश जारी करने का प्रावधान देते हैं। अनुच्छेद 161 राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति को बताता है। राज्यपाल एक तो फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता और सेना के कोर्ट यानी सेना के जो कोर्ट होती है कोर्ट मार्शल को माफ नहीं कर सकता है, बाकी ये भी अन्य सजाएं माफ कर सकता है। राज्यपाल के पास शक्तियां क्या क्या होती है देखिए। कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति के तहत राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री, मंत्री तथा विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य प्रकार के जो पदाधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति राज्यपाल के अनुसार होगी। विधायी शक्तियों में इनके पास क्या है, इसके तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाते हैं तथा सत्रावसान करते हैं जो राष्ट्रपति करता था। विधेयक पर हस्ताक्षर करना या लौटाना इन्हीं के अंतर्गत होता है। आपातकालीन शक्तियां इनके अंतर राज्यपाल को आपातकालीन शक्ति प्राप्त नहीं है, ये केवल है किसको, राष्ट्रपति को। आपातकालीन शक्तियां केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, न कि राज्यपाल को। किंतु राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सभी शक्तियां राज्यपाल के हाथों में चली आती हैं। टोटल शक्तियां, सभी शक्तियां राज्यपाल के हाथ में रहती हैं। क्षमादान की शक्ति है, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल सजा को माफ कर सकता है। ये भी इसके पास है, किसको, फांसी और कोर्ट मार्शल को छोड़कर। कोर्ट मार्शल सेना का जो कोर्ट होता है, सेना का जो कोर्ट है उसको कोर्ट मार्शल बोला जाता है। वित्तीय शक्तियां उनके पास है, आकस्मिक निधि से पैसा धन निकाल सकते हैं। पंचायतों के स्थिति सुधार के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करना, तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल क्या करेगा, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। विवेकाधिकार की उनके पास भी शक्ति है। जब राज्य में किसी को भी बहुमत न मिले, त्रिशंकु हो जाए, मान लीजिए 3 पार्टी हैं, बहुमत होने के लिए 50% से एक अधिक सीट चाहिए और मान लीजिए किसी के पास बहुमत नहीं हो, तब वो इस स्थिति में राज्यपाल किसी को भी सीएम बना देते हैं तथा 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहलाता है। अगर बहुमत सिद्ध नहीं हो पाता है तो फिर से सरकार गिर जाती है और दोबारा चुनाव का प्रावधान लिखा गया है। राज्यपाल किसी भी विधेयक को लौटा सकता है, जेबी वीटो पॉकेट कर सकता है, राष्ट्रपति को भेजने के लिए विधेयक को संरक्षित रख सकता है या राज्यपाल को राष्ट्रपति से अधिक विशेषाधिकार शक्ति प्राप्त है। यहाँ क्या है, राष्ट्रपति से अधिक विवेकाधिकार की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को अनुच्छेद 14 ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल और राष्ट्रपति अनुच्छेद 14 के अपवाद स्वरूप इनको पद पर रहने के दौरान उस पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, किंतु वो दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। दीवानी मुकदमा जैसे जमीन का, तलाक का मुद्दा, परिवार विवाद मुद्दा, ये सब आते हैं दीवानी मुकदमा जिसमें जुर्माना लगे, फाइन लगे। लेकिन फौजदारी मामले जिसमें सजा का प्रावधान है वो मुद्दे नहीं हो सकते। नेक्स्ट है राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर या कुलाधिपति होते हैं। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में बंद एक पक्षी के समान बताया हुआ है कि राज्यपाल क्या होता है, एक पिंजड़े में बंद
पक्षी के समान है। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 162। कार्यपालिका जो है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 163 के अनुरूप राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। 164 में मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो इसमें मुख्यमंत्री की भी चर्चा है। मुख्यमंत्री की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 164 में। और इनके साथ साथ अन्य मंत्रियों की भी चर्चा है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान होता है। क्या होता है? वास्तविक प्रधान होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। यह विधानमंडल की सूचना राज्यपाल को देता है। किसको देगा? जो भी विधानमंडल की सूचना होगी वो राज्यपाल को देता है। किसी भी मंत्री को नियुक्ति करने या हटाने या सिफारिश राज्यपाल से करता है। कौन करेगा? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री किसको कौन सा पद देना है, किसको कौन सा मंत्री बनाना है, किसको हटाना है, ये सिफारिश राज्यपाल से करते हैं। एक फॉर्मेलिटी है, इतनी शक्तियां नहीं मिलती हैं रियल में, बस एक फॉर्मेलिटी है। सीएम के मृत्यु होने या त्याग पत्र देने पर मंत्री परिषद भंग हो जाती है, ये भी ध्यान रखना है। वहां प्रधानमंत्री अगर त्याग पत्र देते थे तो मंत्रिमंडल भंग हो जाती थी, मंत्रिपरिषद भंग हो जाती थी। सीएम विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश राज्यपाल को करते हैं। कौन? सीएम करेंगे, मुख्यमंत्री। ठीक है। तो सी ये था आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में इतना। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 168 विधानमंडल की चर्चा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में।